नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव मंगलवार को मिशन 2024 का बिगुल फूकेंगे। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धोहरहा तक जाने वाली है। इसी तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर रही है, लेकिन जब जब सपा ने यात्रा निकाली है उसे राजनीतिक लाभ मिला। ऐसे में देखना है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ की मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5,000 कार्यकर्ता शिरकत करी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दे रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग करने वालों पर पंजाब और हरियाणा में रेड की है। पंजाब में 9 जगह और हरियाणा में 1 जगह पर रेड की गई। केटीएफ के लिए फंड जुटाने के अलावा बॉर्डर पार से हथियार, गोला बारूद और एक्सप्लोसिव की तस्करी की साजिश में शामिल लोगों पर भी ये रेड हुई। हालांकि अभी तक इसका कोई ब्यौरा सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक केटीएफ की तरफ से पंजाब और हरियाणा में बड़ी वारदातों की तैयारी की जा रही थी, जिसमें धमाकों से लेकर टारगेट किलिंग तक शामिल है। उनके प्लान को डिकोड करने पर एनआईए को पता चला है कि कई लोकल लोग उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं, कई फंडिंग का जरिया बने हुए हैं। वहीं कई लोग बॉर्डर पार और खासकर पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में मदद कर रहे हैं, जिसके बाद एक साथ केटीएफ से जुड़े संदिग्ध लोगों पर रेड की गई है। एनआईए की टीम ने पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में खिलौना बेचने वाले पर रेड की है। टीम ने अबोहर रोड बाईपास पर रहने वाले व्यक्ति से काफी देर तक पूछताछ की। इसके अलावा फिरोजपुर के तलवंडी भाई क्षेत्र में भी रेड की गई। यहाँ के करीब 5 गांव से कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। उनसे केटीएफ की फंडिंग और हथियार तस्करी की साजिश में शामिल होने को लेकर पूछताछ कर रही है। हरियाणा के कैथल में दवा कारोबारी भाई प्रदीप और कुलदीप के घर सुबह 6 बजे रेड हुई। गांव चूहड़ माजरा में ये रेड करीब 4 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक टीम के पास जानकारी थी कि प्रदीप और कुलदीप के बैंक खातों में असामान्य ट्रांजैक्शन हुए हैं। दोनों अवैध रूप से दवाइयों की सप्लाई करते हैं। प्रदीप के बड़े भाई कुलदीप के अनुसार शक के आधार पर एनआईए की टीम उनके घर पूछताछ के लिए आई थी। टीम वापस चली गई है। भाई प्रदीप के बैंक खातों की पासबुक और अन्य ट्रांजैक्शन की जांच की गई। टीम ने सवाल जवाब किए, कई कागजों पर प्रदीप के हस्ताक्षर करवाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 महीने पहले केटीएफ को आतंकी संगठन करार दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा था खालिस्तान टाइगर फोर्स कट्टरपंथी संगठन है, जिसका मकसद पंजाब में फिर आतंकवाद को फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इस संगठन का हाथ है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ये संगठन भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है।
मोकामा में जेडीयू नेता ने डॉक्टर विनोद पासवान से मुलाकात की है। डकैती की कोशिश करने वाले मामले की उन्होंने जाकर जानकारी ली। डॉक्टर को साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया करवाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि यह घटना 1 जून को हुई थी। जेडीयू नेता रामबदन राय ने मोकामा के प्रसिद्ध डॉक्टर विनोद पासवान से मुलाकात की और डकैती की घटना की पूरी जानकारी हासिल की। पीड़ित डॉक्टर विनोद पासवान ने जेडीयू नेता को घटना से अवगत करवाया और सुरक्षा की मांग की। इधर जेडीयू नेता रामबदन राय ने डॉक्टर के पूरे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि 1 जून को सुबह लगभग 4 नकाबपोश डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, मगर लोगों की नींद टूट जाने से योजना विफल हो गई। बावजूद इसके डकैतों ने डॉक्टर विनोद पासवान और उनके दामाद अशोक पासवान को पिस्तौल की बट से मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में है। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामबदन राय अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। रामबदन राय ने कहा कि यदि स्थिति बदस्तूर कायम रही है तो पूरा समाज सड़क पर उतर आएगा। पटना से मोकामा पहुंचे रामबदन राय ने एक किशोरी उषा कुमारी की दुष्कर्म के बाद हत्या की हुई घटना पर मातमपुरसी में मोकामा की बरहपुर गांव में मीडिया से मुखातिब हुए थे। जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। पूरे बिहार में दबे कुचले और दलितों पर दबंगों का कहर टूट रहा है, लेकिन कानून का राज कायम करने में नीतीश कुमार विफल साबित हुए। इस विफलता का चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम नहीं करता। जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कानून का अनुपालन करवाता है और इसमें आप विफल है पूर्णतः। और ये जो हत्याएं हुई है ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। नीतीश कुमार जी, बिहार में दलित और अति पिछड़ों में आपको घूमना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है समाज में। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम नहीं करता। आगामी 9 जून को पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। उन्हें जनता का भारी बहुमत मिले इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर केसरिया नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के पद का चुनाव लड़ रहे आशीष जायसवाल ने एक विशेष घोषणा जनता के लिए की है। आशीष जायसवाल ने मीडिया के सामने कहा कि अगर वे जीत जाते हैं तो वे विभाग से जो भी सुख सुविधा उन्हें मिलेगी वो सभी जनता को समर्पित कर देंगे। जैसे अगर मुख्य पार्षद के चढ़ने के लिए जो गाड़ी मिलेगी उसे वे मरीजों के लिए एम्बुलेंस में इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। इसके अलावा मुख्य पार्षद के प्रत्याशी आशीष जायसवाल ने गारंटी कार्ड भी बनवाया जिसे वे जनता के बीच बांट रही हैं। उस गारंटी कार्ड पर कुछ विशेष कार्य लिखा गया है। साथ ही लिखा गया है कि 5 वर्ष के काम की गारंटी आशीष की गारंटी। इस कार्ड के माध्यम से भी आशीष अपने प्रति जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं इन्हें अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा कि जनता ने आशीष की गारंटी कार्ड पर कितना भरोसा किया है और अपना मत दिया है। केसरिया नगर पंचायत में विकास जो है बहुत जो होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है और पिछले 5 वर्षों से यहाँ के लोग जो है भय के माहौल में जी रहे हैं, जो एक सच्चाई है।
लोग विकास का बात करना तक भूल गए हैं कि हम कैसे इस बात को पटल पर रखें। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक हिम्मत चाहिए किसी को बोलने के लिए कि विकास हमको यहाँ नहीं हुआ है। तो विकास हुआ भी नहीं है और विकास का कोई डिमांड भी नहीं कर पा रहा है। इसी को हम दूर करने के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए इस केसरिया नगर पंचायत के बेटा बन करके आए हैं कि हम बेटा बन करके यहाँ पे विकास करेंगे। हम नेता लोगों से हम तो 11वें वार्ड में घूम रहे हैं, नेता लोगों का बात लोग मान नहीं रहा है। इसलिए जनता जनार्दन से हम आपके चैनल के माध्यम से फिर लोगों से मांग करते हैं कि आप लोग हमको एक बार विजयी बनाइए और 5 साल अगला 5 साल अपने बेटा को दीजिए। ये बेटा कैसे काम करते हैं आप लोग देखिए। और 5 काम की गारंटी, आशीष की गारंटी, 5 काम हम लेकर के गए हैं। हर घर में गारंटी कार्ड भी दिए हैं कि देखिए आप लोग वोट जो है बहुत बहुमूल्य चीज़ है। वोट जो हमको दे रहे हैं तो इसके बदले हम आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि 5 काम अगर हम नहीं करें तो अगले 5 साल में आपको हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे। आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है शपथ लेने के प्रथम महीने के अंदर, शपथ जिस दिन हम लेंगे उसके 1 महीने के अंदर हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिससे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ श्रावस्ती से स्थानांतरित होकर आई 2012 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा प्रकाश ने औरैया आकर नए जिलाधिकारी के रूप में चार्ज संभाल लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वित कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज के अंत वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की वो कोशिश करेंगी। जिलाधिकारी सबसे पहले जिला कोषागार पहुंची, जहां पर उन्होंने कोषागार का चार्ज ग्रहण किया। कोषागार में नई जिलाधिकारी ने बताया कि वो 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से रांची की रहने वाली हैं। उन्होंने रांची से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, लखनऊ से एमबीए की है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के रूप में श्रावस्ती के बाद औरैया दूसरा जिला है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये कोशिश होगी। इसके पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यालय को देखा, जहां पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व एमपी सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अब्दुल वासित और मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने बुके भेंट करके उनका स्वागत किया। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिले, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। जो भी गरीब, कमज़ोर, निर्बल लोग हैं उन तक सारी योजनाओं का लाभ मिले और विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक सारी योजनाएं पहुंचे। अभी सभी विभागों के साथ मीटिंग की जाएगी, देखी जाएगी कि कौन सी स्कीम से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सकता है और उसी अनुसार पहले एनालिसिस किया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा और फिर उसी हिसाब से फिर विकास किया जाएगा। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं। नवादा में प्रजातंत्र चौक पर मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला और रेल हादसे में मौत की शिकार हुए यात्रियों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौन धारण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि मृतकों के परिजनों को एक नौकरी की व्यवस्था की जाए, साथ ही जो जख्मी हुए हैं उसे उचित और बेहतर ढंग से इलाज मुहैया करवाया जाए ताकि जल्द स्वस्थ हो सके। मृतक के परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं हैं। हम लोग सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु व्यक्तियों को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बेटी की शादी में लिए कर्ज को चुकाने के लिए कमाने बाहर निकले इनर देव राउत की भी बालासोर हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद गरीब परिवार के ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आज से पहले जिस पिता ने बेटी को विदा कर बाहर कमाने निकला, वो व्यक्ति खुद दुनिया से विदा हो गया। वही शव के गांव पहुंचते ही गांव में चीख पुकार और मातम पसर गया। आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में बिहार के 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें मोतिहारी का इनर देव राउत भी शामिल है। इनर देव जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के इनरवा फुलवार का रहने वाला है। आपको बता दें, इनरदेव काफी गरीब परिवार का था और कुछ कर्ज लेकर महज 15 दिन पहले अपनी बेटी की शादी की थी। इस शादी का कर्ज चुकाने के लिए वो अपने अन्य 5 साथियों के साथ काम करने की तलाश में निकला था, लेकिन इस बीच उड़िया के बालासोर में
भीषण ट्रेन दुर्घटना का वो शिकार हो गया। गांव के बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं और गरीब परिवार से आते हैं। उनकी बेटी का शादी 10-15 रोज पहले हुआ था। उसी कर्जा हुआ था दिन पर, कमाने के उद्देश्य से वो निकले थे और 4 आदमी निकले, तो 5 आदमी निकले थे। 5 आदमी में 4 आदमी सुरक्षित बच गया और थोड़ा हल्का फुल्का चोट लगा, एक आदमी डेथ कर गए। तो घर परिवार के लोग यहाँ से गया और काफ़ी मीडिया के सहयोग से उनके लाश को, बॉडी को पहचान किया गया, फिर वहाँ से लाश और बहुत गरीब परिवार से हैं। उनके बिहार सरकार से भी जो मुआवजा मिलना चाहिए, सभी पदाधिकारी और सभी मीडिया बंधु से आग्रह है कि उनको जो भी सहायता राशि मिलना चाहिए उनको दिलाने का भी कर दिया जाए। सर जैसे 1 तारीख को ये लोग घोड़ासान से 5 आदमी निकले थे। ये लोग 5 आदमी मतलब शालीमार स्टेशन है, वहाँ पे उतर के और वहाँ से फिर रिक्शा करके और वहाँ से जब ट्रेन में बैठे कोरोमंडल एक्सप्रेस, और उसमें बैठने के मतलब 2-3 घंटे बाद ये घटना हो गया था। अच्छा, तो इस ट्रेन में अन्य साथी थे सब लोगों की, और लोगों का क्या स्थिति? जैसे 4 आदमी का सर स्थिति सही है, 2 आदमी कुछ ज़्यादा घायल है और 2 आदमी मतलब नॉर्मल था, वो घर आ गए। गाँव के तो 2 घटनाएं हुई हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके में। पहली घटना हुई जहां केंदुआ बाईपास में ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में इसी थाना क्षेत्र के लोहानी बिगहा गांव निवासी कुंदनगिरी का बेटे अंगद कुमार की मौत हो गई, जबकि उसके साथ दशरथपुर गांव निवासी अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अकौना बाजार जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। अंगद की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के 6 माइल के पास हुई, जहां अज्ञात ट्रक ने पिकअप वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक नक्सल थाना नेमदारगंज क्षेत्र के चेता बिगहा ग्रामीण शिव बालक यादव का बेटा कमलेश यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद गोशू गंभीर रूप से घायल हुआ। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव का किशोर बुलंदशहर के नरोरा क्षेत्र में गंगा में डूब गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। गोताखोरों की मदद से उसका शव तलाश किया गया। घंटों की तलाश के बाद गोताखोरों की तरफ से उसका शव गंगा से बाहर निकाला गया। आदमपुर क्षेत्र के गांव सिंथला निवासी रामलाल मजदूरी का काम करता है। इस समय वो जनपद बुलंदशहर के नरोरा गंगा क्षेत्र में तटबंध के कार्य में लगा था। रामलाल का 16 वर्षीय बेटा मनवीर भी अपने पिता के साथ ही कार्य कर रहा था। इस दौरान वो गर्मी के चलते गंगा में नहाने के लिए गया, जिससे मनवीर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। किशोर के गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई और कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों द्वारा उसका शव बाहर निकाला गया। तो आपको बताते चले कि अमरोहा में बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, तो वहीं ट्रांसफार्मर से तार टूटकर छप्पर पर गिरने से आग लग गई है। इसी दौरान 3 पशु झुलस गए। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बता दें, छप्पर के अंदर बंद रहे 3 पशु आग से बुरी तरह झुलसे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जब तक छप्पर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। ये पूरा मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा ढक्का का है। अतिक्रमण की जड़ बनी नौखोखा दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। 1950 से ये खोखी की दुकान लगी हुई थी और कई बार कोर्ट इन्हें स्टे दे चुका था। राहगीरों को इसकी वजह से काफी परेशानियां होती थी। बहजोई पालिका भी
कई बार नोटिस दे चुकी थी, लेकिन यहां से इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा था। महजोई नगर के कांट बाजार में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम चंदौसी और सीओ थाना प्रभारी निरीक्षक ईओ की मौजूदगी में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें अतिक्रमण की जड़ बनी ये 9 खोखा दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण है रास्तों पे, नाले पे, लगातार नगरपालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। बहजोई में लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार अभियान चलाया जा रहा है रास्तों को लेकर। तो यहाँ कुछ अवैध रूप से जो नाले के ऊपर खोखे रखे हुए थे उन्हें आज हटाया गया। अवैध अतिक्रमण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।